अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टेप अप विद सिबकतुल्लाह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज और लेक्चर सीरीज के थ्रू नहीं जाऊंगा मैं। उसका मेन रीज़न ये है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी टेस्ट बहुत करीब है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे जो है ना वो मैं एमसीक्यूज डिस्कस करता जाऊँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिफरेंट चैप्टर्स के साथ। तो आज जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूजन होती है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर के थ्रू हम जाना चाहेंगे मेरे बच्चे। और पास्ट पेपर्स में आप देखेंगे एमडी केट के मेडिकल के स्टूडेंट के लिए, तो इस चैप्टर के साथ रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलें, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। और ये दो एमसीक्यूज आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं मेरे बच्चे। पहला एमसीक्यूज क्या कहता है? पहला एमसीक्यूज कहता है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज करंट अवे फ्रॉम यू। अब इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए? आपने कोचिंग की क्लासेस या मेडिकल की क्लासेस में कुछ ऐसे लॉजिक पढ़े होंगे कि अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट किसकी तरफ जा रहा है मेरे बच्चे? ऊपर की तरफ। ये स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट किसकी तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ। जब ऊपर की तरफ जाता है तो हम अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और अपनी फिंगर्स को क्या करते हैं मेरे बच्चे? कर्ल करते हैं। और जब हमने फिंगर्स को कर्ल किया तो ये डायरेक्शन आया मैग्नेटिक फील्ड का, जो क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस 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 डायरेक्शन में होगी मेरे बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो करे, मिसाल के तौर पर ऐसे, तो हम अपने थंब को नीचे की तरफ करेंगे और हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्लॉकवाइज। तो अगर कन्वेंशनल करंट कंडक्टर में ऊपर की तरफ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज पैदा होती है। अगर कन्वेंशनल करंट कंडक्टर में नीचे की तरफ आता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज में पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा पड़ा है कि करंट इज जो करंट कंडक्टर के थ्रू जा रहा है वो अवे फ्रॉम यू है मेरे बच्चे। अब अवे फ्रॉम यू का क्या मतलब है? अवे फ्रॉम यू का मतलब ये है कि हमसे दूर जा रहा है। मिसाल के तौर पर ये स्ट्रेट कंडक्टर है ना, अब स्ट्रेट कंडक्टर में करंट दाखिल हो रहा है लेकिन वो अवे फ्रॉम मी है, मतलब मुझसे दूर। अच्छा, मुझसे दूर कैसे? मिसाल के तौर पर मैं ऐसे रख लूं, या चलो अगर ऐसे आपको नजर आ रहा है तो ये करंट है ना, ये मुझसे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम मी। तो ये लॉजिक है, अवे फ्रॉम यू। और अगर ये टुवर्ड्स यू कहता तो मैं कंडक्टर को ऐसे इमेजिन करता। तो यहाँ पर अवे फ्रॉम यू है तो मैं कंडक्टर को ऐसे इमेजिन करूंगा, मैं थंब रखूंगा करंट के डायरेक्शन में एंड देन फिंगर्स को कर्ल करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। अब जब हमने फिंगर्स को कर्ल किया तो मेरी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही हैं, लुक एट दिस वन। मेरी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही हैं। अब ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का इस तरीके के साथ, और अगर ये मैं सामने करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे डायरेक्शन बन रहा है। अच्छा, ऐसे डायरेक्शन क्या मतलब? यानी कि लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन से। और अभी मैंने बताया कि अगर डायरेक्शन ये हो तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में पैदा होगी? क्लॉकवाइज। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। तो मेरे बच्चे, अगर स्ट्रेट कंडक्टर में करंट कैरी हो रहा है और अवे फ्रॉम यू का तो लॉजिक ये होगा कि मुझसे दूर जा रहा है, तो मैं थंब रखूंगा करंट के डायरेक्शन में और देन फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जब हम फिंगर्स को घुमाएंगे तो मेरी फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं, और ये रोटेशन कौन सी है मेरे बच्चे? अगर हम कॉपी पर बनाएंगे तो ये रोटेशन ऐसी कहलवाएगी जिसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर हम आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल, जब कोई चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? एंगल कितनी बने मेरे बच्चे? 90 डिग्री, और वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन हो रहा है। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसको कहते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस पर हो, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। कहता है कि द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अच्छा, अब बात यह है कि जब चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर इन करते हैं ना, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो ट्रेजेक्ट्री कौन सी होती है मेरे बच्चे? सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ पर लिखा पड़ा है कि जो सर्कुलर पाथ वो ट्रेवल करेगा, वो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? इधर या तो डायरेक्टली बनेगा या तो इनवर्सली बनेगा। तो ये लॉजिक ऐसे कह रहा है कि मेरे बच्चे, अगर हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है मिसाल के तौर पर इनटू द प्लेन, और अगर इसके अंदर हमने कोई चार्ज पार्टिकल को इन करवाया, इसके अंदर हमने चार्ज पार्टिकल को इन करवाया क्यू को, जब चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर दाखिल करेंगे तो उसका जो पाथ बनेगा वो कौन सा बनेगा मेरे बच्चे? उसका पाथ बनेगा सर्कुलर। तो ये भी एमसीक्यूज याद रखिएगा कि अगर चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर दाखिल किया जाता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी सर्कुलर बनती है। तब जब वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो हमने पता है कि भाई सर्कुलर पाथ में ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, सर्कुलर पाथ जब कवर करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, लेकिन वो यहाँ पर किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फोर्स के, जो चार्ज पार्टिकल पर लग रहा है।
सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है मेरे बच्चे, mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, qvb sin थीटा। मेरे बच्चे ये वेलोसिटी है, ये स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा, हमें रेडियस चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो हम r को इस साइड लेके जाएंगे और qb sin थीटा को इस साइड लेके जाएंगे, तो r बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे mv डिवाइडेड बाय qb sin थीटा। अब चार्ज पार्टिकल को कैसे किया था हमने, परपेंडिकुलर मतलब 90 की एंगल पर, तो साइन थीटा पर हम 90 रखेंगे तो 90 डिग्री 1 के बराबर हो जाएगा, तो जवाब आ जाएगा mv डिवाइडेड बाय qb। सर्कुलर पाथ का रेडियस मेरे बच्चे इसके बराबर है। अब ये इक्वेशन क्या कहती है, सुने, ये इक्वेशन कहती है कि जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ, देख लें ये मास न्यूमरेटर में, और यही रेडियस सर्कुलर पाथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के साथ। आपको याद होगा कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई ये लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय qb है, तो ये भी चीज प्रूव हो गई कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर मोमेंटम। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, q के साथ। q का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल के जो चार्ज है, अच्छा जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल b के साथ भी है। b का क्या मतलब है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर कह रहा था कि जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, 1/मास के साथ तो नहीं है क्योंकि मास के साथ क्या है डायरेक्टली। अच्छा 1/चार्ज ऑफ पार्टिकल, हाँ सर ये हो सकता है क्योंकि रेडियस अभी आपने बताया कि 1/q के साथ प्रोपोर्शनल है। 1/अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये भी हो सकता है क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि रेडियस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनवर्सली है, तो 1/b के साथ प्रोपोर्शनल हुआ, या बोथ b एंड c, सो करेक्ट आंसर विल बी डी। डी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ b एंड c। तो जो सर्कुलर पाथ का रेडियस चार्ज पार्टिकल कवर करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो इन फैक्टर पर डिपेंड करता है, और यहां से हमें ये चीज प्रूव होती है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने चार्ज पार्टिकल को कौन सी एंगल पर एंड किया है मेरे बच्चे, 90, अगर 90 नहीं करता तो साइन की कोई ना कोई वैल्यू हम लिख लेते। तो ये दो कलेक्टिव एमसीक्यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इसको नोट करें तो हम मजीद एमसीक्यूज की तरफ जाए। जी मेरे बच्चे, हम मजीद दो और एमसीक्यूज की तरफ आएंगे इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। हमारे पास ये एक एमसीक्यू है, कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड एट दिस स्पीड, एक इलेक्ट्रॉन को इस स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, और कैसे प्रोजेक्ट किया गया है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। अब ये उस इलेक्ट्रॉन की मेरे बच्चे वेलोसिटी है और ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू p। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को इन किया है, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी है वो हमें पता है कि q की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जितनी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है उतनी प्रोटॉन के ऊपर। कहता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मेरे बच्चे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इन होता है तो उसको मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है qvb sin थीटा। अब q क्या है, चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी है मेरे बच्चे 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे प्रोजेक्ट किया है तो वो होगा 2 × 10⁻7। मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, और जो गिवन एंगल है वो परपेंडिकुलर कहा गया है, इसका मतलब है कि मैं sin 90 इन करूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब 1.6 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन में जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा मेरे बच्चे 6.4, ओके, इंटू 10 पावर, इसका पावर है -19, इसका पावर है +17, तो +7 -19 एंड +7 करेंगे तो क्या जवाब आएगा, जवाब आएगा -12 न्यूटन। तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो 6.4 × 10⁻12 न्यूटन है। 12 न्यूटन क्यों आना, क्योंकि sin 91 के बराबर है। अच्छा यहाँ पर 17 नहीं, यहाँ पर 12 होगा, सो करेक्ट आंसर विल बी सी देयर, सी इसका करेक्ट आंसर है मेरे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, कहता है कि चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। भाई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो अफेक्टेड होगा। मेरे बच्चे अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर या किसी भी एंगल पर इन किया जाए तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है, वो मैग्नेटिक फोर्स लगता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अच्छा डिफ्लेक्टिंग फोर्स का क्या मतलब है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स का मतलब ये है कि वो उसके पाथ को डेविएट कर ले।
अच्छा, पाथ को डेविएट कैसे? मिसाल के तौर पर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल इन हुआ, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इन होगा तो पाथ डेविएट हो जाएगा। अब जो पाथ डेविएट हुआ है उसने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी से डिटरमाइन होता है। इसका मतलब है कि उसने वेलोसिटी को चेंज किया। लेकिन याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा स्पीड कांस्टेंट होती है, वर्क डन तो पजेज होता नहीं। अगर वर्क डन नहीं होगा इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी चेंज नहीं होगी। याद रखिएगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। फॉर दैट रीजन हम कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है मेरे बच्चे? कांस्टेंट। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है कि उसकी जो स्पीड रहेगी वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेकिन मैंने बताया कि वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है ना, तो पाथ डेविएट कर जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। और जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंजेस। मेरे बच्चे ये 4 एमसीक्यूज हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। मजीद एमसीक्यूज की तरफ हम जाएंगे इसी लेक्चर से। जी मेरे बच्चे, हम मजीद क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। आप रिवाइज अपने कोर्स को करके उसके बाद मेरी वीडियो के थ्रू जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एमसीक्यूज ही डिस्कस कर रहा हूँ। उसके मतलब जितने कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं मैं आपको देता जा रहा हूँ, तो होप सो कि आपको ये हेल्पफुल होंगे एमसीक्यूज। मेरे बच्चे, एक एमसीक्यू है कि द यूनिट ऑफ E अपॉन B इज, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिनका कोर्स पढ़ा हुआ है उनको पता है कि ये चीज हमें वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड से मिलती है। अब उस मेथड के थ्रू मैं नहीं जाऊंगा, मेरा एमसीक्यू है इसका यूनिट निकालना। तो E डिवाइडेड बाय B का यूनिट क्या होगा? तो अब जरा देखिएगा, E डिवाइडेड बाय B, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है बेटा न्यूटन पर कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज, तो न्यूटन कूलम इनवर्स। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है मेरे बच्चे? टेस्ला। अच्छा, आप देखते जाइएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स। अच्छा, न्यूटन रिमेन सेम मेरे बच्चे। कूलम किसके बराबर होता है? कूलम बराबर होता है एम्पियर इनटू सेकंड। चार्ज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वहां से हमने यूनिट निकाला, कूलम के ऊपर इनवर्स था तो मैं पूरे यूनिट के ऊपर यूनिट दे दूंगा। टेस्ला किसके बराबर होता है? न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, जिसको हम न्यूटन अपॉन में एम्पियर इनटू मीटर कहते हैं। अब क्या होगा मेरे बच्चे? दिस न्यूटन न्यूटन गेट कैंसिल आउट, ऊपर से हुआ एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यहां से हुआ एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिए एम्पियर इनवर्स गेट कैंसिल हो गया। अब इन दोनों के पावर हमने पॉजिटिव करने, कैसे? मीटर को ऊपर की तरफ लेके जाएं, सेकंड को नीचे की तरफ लेके आए, तो मीटर ऊपर चला गया, सेकंड नीचे चला गया, तो यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। जबकि वॉट पावर का यूनिट है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, और वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। तो मेरे बच्चे जो E अपॉन B है उसका यूनिट या डायमेंशन स्पीड के साथ मैच होता है, और उसका यूनिट क्या है? एल एम एस इनवर्स, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स देयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। कहता है कि टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। मेरे बच्चे, एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो एक में नीचे की तरफ करंट आ रहा है। अब हमने बताया कि ये दोनों वायर्स क्या करेंगी? आइदर रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, हैविंग नो एनी इफेक्ट, दे कैंसिल आउट देयर इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड। इनकी मैग्नेटिक फील्ड निकालें। तो देखिए, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने पहले एमसीक्यूज में बताया, तो थंब को ऊपर की तरफ करना है और कर्ल यूर फिंगर्स। जैसे ही हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं मेरे बच्चे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई इस डायरेक्शन में। यहाँ पर करंट नीचे की तरफ आ रहा था, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बना दें तो रिवर्स ऑफ दैट वन, तो ये मेरे बच्चे इसके रिवर्स हो जाएगा ऐसे। अब हम क्या करेंगे? देखें बीच वाले हिस्से में देखें तो ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंजेंट निकालें तो ये एरो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। मेरे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड के एरो है, दोनों का अगर सेम डायरेक्शन है तो बीच में अगर मैंने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं दोनों को ऐड करूंगा। ऐड क्यों करूंगा? क्योंकि दो वेक्टर्स का सेम डायरेक्शन होता है तो रिजल्टेंट A प्लस B होता है। तो यहां पर हमने दोनों को ऐड कर दिया। मेरे बच्चे, ऐड करने से वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी क्या मतलब है? कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि दोनों को हमने ऐड किया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो गई। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी स्ट्रॉन्ग। मेरे बच्चे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो बाहर वाले रीजन में क्या होगी? बाहर वाले रीजन में होगी वीक। तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक रीजन, मतलब बीच में स्ट्रॉन्ग है, बाहर की तरफ वीक है, तो स्ट्रॉन्गर से वीक की तरफ लगा, मतलब ये वायर्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो मैं किसके थ्रू जाऊंगा? हैविंग रिपेल ईच अदर। तो अगर दो वायर्स
जिसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो दे विल रिपेल ईच अदर। और अगर यही क्वेश्चन रिवर्स में पूछा जाए कि टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, देन यू हैव टू टेक द अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस सिनेरियो में हमने ये चीज प्रूव की कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, बाहर में वीक होती है, और रिजल्टेंट क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर यही चीज मेरे बच्चे ऐसे हो कि ये वायर में करंट ऊपर की तरफ जाए, इसमें भी ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, तो जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी, B1 माइनस B2। मतलब जो सेंटर में होगी वो क्या होगी, वो होगी वीक, और बाहर में क्या होगी मेरे बच्चे, स्ट्रॉन्ग। तो फोर्स लगेगा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, दोनों वायर्स करीब आएंगी। करीब आने का क्या मतलब है कि बोथ वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो वायर्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे जैसे मैंने यहां पर समझाया तो रिपेल ईच अदर। एमसीक्यूज में अपोजिट डायरेक्शन था तो मैं एक को टिक करूंगा। इसी तरीके के साथ ये आइडिया देते जा रहा हूं, नोट करते जाएं और कॉन्सेप्ट बनाते जाएं। मजीद क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। जी मेरे बच्चे, हम मजीद दो क्वेश्चन की तरफ आएंगे। एक क्वेश्चन कहता है कि द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज, प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, समटाइम्स ग्रेटर समटाइम्स स्मॉलर। अब देखें, चार्ज टू मास रेशियो में निकालूं सबसे पहले मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन का, ये आप चीजें पढ़ी भी हैं, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो मैंने चार्ज टू मास की वैल्यू प्लेस की। जब हमने इसका कलेक्टिवली आंसर निकाला मेरे बच्चे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो आंसर क्या आया, वो आंसर आया 1.75 इंटू 10 पावर 11 कूलम्ब पर किलोग्राम। चार्ज टू मास कूलम्ब पर किलोग्राम, इसको स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशो भी कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मास रेशो मिला वो ये मिला। अब मेरे बच्चे हम निकालेंगे प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशो निकालें। प्रोटॉन की चार्ज कितनी है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। प्रोटॉन का मास कितना है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27। 1.6 खत्म हो गया, माइनस 19 ऊपर पड़ा है, ये प्लस का ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 27 से 19 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, काट देंगे। 27 में 19 चले जाएंगे तो ये होगा 10 पावर 8 कूलम पर किलोग्राम। तो अब प्रोटॉन का मिला 10 पावर 8, इलेक्ट्रॉन का मिला 10 पावर 11। तो क्वेश्चन में लिखा था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन, मेरे बच्चे इक्वल तो दोनों का नहीं है ना, तो प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो 10 पावर 8 में है और इलेक्ट्रॉन का 10 पावर 11 में है, तो मतलब कम हुआ। तो मैं कहूंगा कि स्मॉल देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम है भाई एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका लॉजिक ऐसे भी है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, फॉर दैट रीजन चार्ज टू मास रेशियो उसका ज्यादा है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में मास है ना, तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है आंसर उतना बड़ा आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर आते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मेरे बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब यूनिट लिखिए मेरे बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, और एरिया का क्या होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। मेरे बच्चे जब हम वेबर पर मीटर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, किसको, वेबर पर मीटर स्क्वायर को, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में वेबर है ना वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर वेबर। और इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, मीटर स्क्वायर के साथ। तो मीटर स्क्वायर गेट कैंसिल, क्या यूनिट आया मेरे बच्चे, टेस्ला। इसका मतलब है कि ये दर हकीकत और कुछ भी नहीं बल्कि बी है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जो भी आप कहें। तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज एक्चुअली द बी हेयर, यहाँ पर बी है, यूनिट मिला टेस्ला, और टेस्ला किसके बराबर होता है, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। सो आई मस्ट गो थ्रू द ऑप्शन ए, या न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर कहते हैं। मेरे बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है फ्लक्स पर एरिया, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वेबर होता है टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर गेट कैंसिल हुआ, और टेस्ला किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर टेस्ला है तो वो बराबर होता है न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर दिया। तो ये कोई मैं समझता हूँ कुल मिला के 8 एमसीक्यूज हुए, इनको नोट करें तो हम कुछ मजीद एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। जी मेरे बच्चे,
मजीद हम 2 एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। ये पहला पार्ट में कंप्लीट करूंगा, फिर मजीद पार्ट बी पर आएंगे और पार्ट सी पर भी आएंगे। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यूज गिवन है, द एसआई यूनिट एंड वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। मेरे बच्चे म्यू नॉट को क्या कहते हैं हम? म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है ना, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, इसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और ये एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन से आता है कि मैग्नेटिक फील्ड बराबर होती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। यहाँ से म्यू नॉट मीडियम पर डिपेंड करता है कि हम मटेरियल कौन सा रख रहे हैं, फिर मटेरियल के बेसिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इस इक्वेशन को एम्पियर्स लॉ कहा जाता है। मेरे बच्चे इसमें एक इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर 7। पहली चीज तो ये। उसके बाद इसका यूनिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी यूनिट निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो यूनिट है आपने फोकस करना है वो ये है, वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ए करेक्ट आंसर। लेकिन यहां से अगर मैं म्यू नॉट का यूनिट निकालना चाहूं तो देखें 2 पाई कांस्टेंट है, तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला, बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, करंट का होता है एम्पियर, डिवाइड बाय रेडियस का क्या हो गया मेरे बच्चे? मीटर। 2 पाई कांस्टेंट है, उस डिजिट को मैंने निकाल दिया यहां से। मीटर इस साइड चला जाएगा, एम्पियर इस साइड चला आएगा, तो म्यू नॉट किसके बराबर हुआ? टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। देखते जाइएगा आप, टेस्ला किसके बराबर होता है? मैंने प्रीवियस एमसीक्यू में बताया कि टेस्ला बराबर होता है वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे मीटर के साथ, डिवाइड बाय एम्पियर। वेबर रहा सेम, एम्पियर को ऊपर ला जाए तो एम्पियर इनवर्स, ये मीटर पावर -2 है, ये मीटर पावर +1 है, तो जवाब आ जाएगा मीटर पावर -1। तो वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स इज द यूनिट एंड इट्स वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इफ वी डबल द मैग्नेटिक फील्ड देन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हाफ, सेम, डबल, 1/4। मेरे बच्चे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करने का एक फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, v अपॉन आर बी। इसमें v क्या है? इसमें v है वेलोसिटी, याद रखिएगा इस बात को, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। चार्ज टू मास रेशियो एक और फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2v अपॉन आर बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो v है मेरे बच्चे वो क्या है? v है पोटेंशियल, या जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। अब बात ये है कि यहां से हम कुछ वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे या रखेंगे इन वैल्यूज के एस्पेक्ट के हिसाब से। वो ये कि अगर चार्ज टू मास रेशियो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप देखें तो ऐसे लग रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर है, और अगर हम इसको डबल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, इसका आंसर है रिमेन्स सेम। रिमेन सेम क्यों है? क्योंकि जो चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू है ना इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है? वो कांस्टेंट है, और कितनी बताई मैंने? 1.75 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ये फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती। तो इस रिलेशन को अगर, अच्छा आर स्क्वायर है, इस रिलेशन को देखकर ये चीज मत समझिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर हुई है तो मैं इसको 1/4 कर दूं, नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ दीस पैरामीटर्स है। तो चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, तभी हम कहेंगे कि इट विल रिमेन्स सेम देयर। तो ये 10 एमसीक्यूज हुए पहले पार्ट के। इंशाल्लाह दूसरे पार्ट पर आपसे फिर मुलाकात होती है कुछ मजीद कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज के ऊपर। कंटिन्यू रखिएगा इस सीरीज को, और इंशाल्लाह ये चैप्टर, ये एमसीक्यूज आपको हेल्प देंगे इस चैप्टर के अंदर। अल्लाह हाफिज।